हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू किया था, जिसमें एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था, दो टॉपिक हमने कवर कर लिया था। एक पहला था आपका मेटालिक कैरेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धात्विक गुण, और एक यानी कि टॉपिक हमने और पढ़ लिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसका धात्विक गुण क्या होता है डी ब्लॉक का, और गलनांक और क्वथनांक इसका क्या होता है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, कैसे वेरी करता है इस डी ब्लॉक में, ये सब जो कि हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, या फिर आप सर्च कर लीजिए, यानी कि आप सर्च कर लीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बाय मिंटू सर, आ जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे, आप लोग वहां से सिंक कर लीजिएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। में आगे यानी कि हर एक वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम पिछला वीडियो जो है कि उसका लिंक जो है कि दे देते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। हर वीडियो में हम यही काम करते हैं। समझ में आगे ना, तो आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में आपको ये भी बता दिए थे कि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले थे, है नहीं, पढ़ने वाले थे क्या है कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जो कि इसमें यूज किया जाता है परमाणु त्रिज्या और एटॉम यानी कि आयनिक त्रिज्या में। अगर ये आप दो टॉपिक नहीं जानते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना उस टॉपिक को ही पहले आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है परमाणु त्रिज्या वाला टॉपिक, उसको अगर आपको पढ़ाना हो यानी उसको अगर आपको समझना हो, उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना उत्पन्न हो। ठीक है ना। वो दो नियम क्या है, वो दो टॉपिक क्या है, एक है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक है परिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना, ये दो टॉपिक है। आज की क्लास में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के सामने कि अगर बनना ही है तो गेम चेंजर बनिए, क्योंकि ये दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, हेडिंग दिया गया है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ZeF से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं भैया प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। किसी भी परमाणु में ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ये क्या होता है भैया न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका सेल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो कोश इसको बोलते हैं। इसी कोश में क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कोश है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो कोश है, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहले वाले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि किसी भी कोश में किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n² के बराबर होती है। जहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है कोशों की संख्या होती है। किसी भी कोश में अगर आपको पता करना हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो n बराबर आपको ही रख देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी कि उस वाले कोश में उस वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो ये है पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे वाले में मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। यानी भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पर जो होता है निगेटिव का चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो होता है इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, इस पर जो होता है पॉजिटिव का चार्ज होता है। अब आपको ये पता होगा कि जहाँ पे समान आवेश होता है, जहाँ पे समान आवेश होता है वहाँ पे क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और जहाँ पे विपरीत आवेश होता है वहीं पे क्या होता है आकर्षण होता है। तो ये जो नाभिक है, नाभिक पर पॉजिटिव का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है। ये नाभिक जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये जो नाभिक है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस पर नाभिक पर क्या है पॉजिटिव का चार्ज है, और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है। यानी कि ये जो नाभिक है सभी इलेक्ट्रॉनों पर, अब कोई जरूरी नहीं है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है केवल इसी पर ही आकर्षण बल लगाएगा। अरे भाई सभी तो इलेक्ट्रॉन है, सभी तो इस फैमिली के हैं, सभी तो इलेक्ट्रॉन के ही परिवार के तो हैं, सदस्य हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो सभी इलेक्ट्रॉन पर ये जो नाभिक होता है ये आकर्षण बल लगाए हुए होता है।
बात समझ में आ गई ना। अब हम आपको ये बता दें कि आपको इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है। ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसकी परिभाषा कहते हो कैसे, यानी कि कैसे होती है, क्या होती है, ये चीज हम यहाँ पे पहले आपको बता दें। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया प्रभाव ही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। फिर से इसकी परिभाषा सुनिए, हम इसकी परिभाषा क्या बोले हैं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम इसकी परिभाषा बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वही दूरी क्या कहलाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। सॉरी, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा, सॉरी ये हमने परमाणु त्रिज्या की परिभाषा बता दिया था। क्या है, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसको हम लोग ZeF से रिप्रेजेंट करते हैं, ZeF से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। यानी नाभिक क्या करता है, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव डालता है वही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और ये जो नाभिक है इस पर कौन सा प्रभाव डालेगा, आकर्षण बल का प्रभाव डालेगा। बात सबको समझ में आ रही है ना। यानी कि कहने मतलब अब यहाँ पे एक चीज जरा समझिए। अब जैसे हम यहाँ पे ये मान लीजिए, अगर हम देख लें, ये हमने लिया है यहाँ पे 2 कोश था। इसके बाद अगला हम यहाँ पे परमाणु ले रहे हैं जिसमें जो कि कोशों की संख्या 3 है। ये मान लीजिए 2 कोश है, इसके बाद ये जो है कि तीसरा कोश है। अब इसमें भी मान लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। ये जो है यहाँ पे कोई परमाणु है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले कोश में। दूसरे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये जो बाहरी वाला कोश है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, ये जो नाभिक है ये ज्यादा आकर्षण बल यहाँ पे लगाएगा कि ज्यादा आकर्षण बल यहाँ पे लगाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो पास होगा उस पर, यानी कि जो जितना ज्यादा पास होगा उस पर आकर्षण बल नाभिक क्या करेगा, उतना ही ज्यादा लगाएगा। क्योंकि भाई जो पास होगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये हम मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बेंच लगी हुई है, बच्चे बैठे हैं। इसके बाद दूसरा बेंच बैठी हुई, यानी कि लगी हुई है, दूसरे बेंच पे भी बच्चे बैठे हुए हैं। इसके बाद तीसरी बेंच लगी हुई है, उस पर भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो पहली वाली जो बेंच है उस पर मान लीजिए 2 बच्चे बैठे हैं। इस तरीके से आप समझिए, जो पहली वाली बेंच है इस पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। इसके बाद जो दूसरी वाली बेंच है उस पे 8 बच्चे बैठे हुए हैं। इसके बाद जो तीसरी वाली बेंच है उस पे जो है कितने बच्चे बैठे हुए हैं, उस पे जो है कि आपका 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब बताइए, जो हमारा पूरा का पूरा अट्रैक्शन होगा किस पे होगा, पहले वाले कोश पे ज्यादा होगा, यानी पहले वाली बेंच पे बैठा हुआ बच्चा पर ज्यादा होगा कि अंतिम वाले पर ज्यादा होगा। जाहिर सी बात भी है, पहले वाले पर ज्यादा होगा। अगर थोड़ा सा भी बदमाशी करेगा उसको हम तुरंत डंडे से पीट देंगे। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो हमारे बहुत ज्यादा करीब है, बहुत हमारे ज्यादा पास है, वो बदमाशी भी नहीं करेगा क्योंकि जान रहा है कि सर जी यहीं पे है, पास में खड़े हैं। अगर हम बदमाशी करेंगे तुरंत हमको पीट देंगे, तुरंत हमको दंडित कर देंगे। बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि वह क्या है, हमारे बहुत पास है। तो क्या है, हमारा उसके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन जो एकदम आखिरी में बच्चा बैठा है, मतलब जो तीसरी बेंच पर जो 2 बच्चे बैठे हैं, क्या उन पर हमारा आकर्षण बल इतना ज्यादा लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। वही सेम टू सेम यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए 2 ही कोश है, तो आकर्षण बल कहां पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा लगेगा, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा लगेगा नाभिक का। बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि ये जो कोश है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बहुत ज्यादा करीब है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि नाभिक के जितने ज्यादा करीब इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो आकर्षण बल होता है उतना ही ज्यादा होता है। और आकर्षण बल ये जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये नाभिक के जितने ज्यादा करीब होगा, नाभिक के जितने ज्यादा पास होगा, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है कहते किसे हैं, इसकी हमने परिभाषा भी अभी आपको बता दिया था। किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया जो प्रभाव होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि आपको एक चीज यहाँ पे देखने को समझ में आ रही होगी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, तो साइज बढ़ाने पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है, जो यहाँ पे जेड इफेक्टिव होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, यानी कि आकार के, किसके, साइज के।
बात समझ में आ गई ना। जो जेड इफेक्टिव होता है मतलब जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है यह 1 साइज के होता है। मतलब अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइज का मान बढ़ाएंगे तो ये जो जेड ई यानी कि जेड इफेक्टिव है मतलब जो प्रभावी नाभ की आवेश है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर अगर आप साइज का मान क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये था आपका प्रभावी नाभ की आवेश। इसकी हमने परिभाषा भी बता दिया और ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि साइज पे डिपेंड करता है। जो जेड इफेक्टिव होता है ये क्या होता है, 1 साइज होता है। यानी कि अगर साइज का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा भैया, ऑटोमेटिक यहाँ पे घट जाएगा। ठीक ना। क्योंकि साइज बड़ी होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से दूर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब नाभिक से दूर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये जो नाभिक का आकर्षण बल है इस इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि भाई ये कितना देखेगा, जितने ज्यादा पास रहेगा उतने ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा। लेकिन जब ज्यादा बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा तो यहाँ पे आकर्षण बल इसका कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये चीज यहाँ पे होता है। तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया जो प्रभाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभ की आवेश बोलते हैं। और ये जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई ना। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे इसमें, और अभी देखिए अभी आपका प्रभावी नाभ की आवेश खत्म नहीं हुआ, इतना ही नहीं है, इसको हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं पे भी समझने में कोई समस्या यानी कि कोई समस्या ना हो। चाहे आप यहाँ पे पढ़ें, चाहे आप आगे पढ़ाई करें, ठीक है ना, चाहे आप नीट उट की तैयारी करेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे इस टॉपिक में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। इसीलिए हम एकदम गहराई से पढ़ाते हैं, आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए थोड़ा सा इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई समस्या ना हो। तो ठीक ना, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको कि जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, नाभिकीय आवेश जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1 परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार, परमाणु आकार। ठीक है ना। परमाणु आकार के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक और फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है, एक और फैक्टर यहाँ पे कार्य करता है, इसको थोड़ा सा हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ये जो है कि हम अगली टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पे फैक्टर इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, जो कि क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है ना। यानी कि उसी को हम लोग परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग परिरक्षण प्रभाव। यानी कि जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 परिरक्षण, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव के। बात समझ में आ गई ना। ये दो फैक्टर है जो कि क्या करता है, प्रभावी नाभ की आवेश को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या होता है, पहला यहाँ पे क्या होता है, परमाणु आकार होता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग में अगर हम लोग जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या ये जो आपका प्रभावी नाभ की आवेश होता है उसका मान बढ़ता है कि घटता है, या फिर अगर हम आवर्त में जाते हैं तो इसका मान बढ़ता है घटता है, ये अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक ना। तो पहले यह काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया है, ओके। चलिए अब पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्ग की, पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्ग की। देखिए अब हम यहाँ पे चल रहे हैं वर्ग में। वर्ग में जैसे हम पहला वाला यस ब्लॉक का पहला वाला वर्ग ले रहे हैं जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है और सीजियम आता है, और यहाँ पे क्या आता है, फ्रांसियम आता है। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका जो होता है 19, इसका होता है 37, इसका होता है 55 और इसका कितना होता है, 87 होता है। ठीक है ना। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या मिलता है, 1s1 मिलता है। इसका कितना मिलता है, 1s1 मिलता है। इसका कितना मिलता है, 1s2 और 2s1 मिलता है। इसका करते हैं तो 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p6 और यहाँ पे करेंगे तो 3s1। इसका करते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद फिर 4s1 मिलता है। ठीक है ना। 2 2 4 4 10 12 6 18 1 19। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी के बाहरी कोश में यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है।
सभी के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर हम लोग परमाणु आकार बनाएंगे, अगर हम इसका परमाणु आकार बनाएंगे, जैसे हम हाइड्रोजन का बना दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, इसमें कितना कोष होगा? केवल एक ही कोष होगा। देखिए आपका केवल एक ही कोष है, ये आपका कौन है? हाइड्रोजन है। इसके बाद हम यहाँ पे लिथियम की बात कर रहे हैं। लिथियम में देखिए यहाँ पे कितना कोष है? एक और दो, यानी लिथियम में जो है कि दो कोष यहाँ पे प्रेजेंट है। लिथियम जो है कि इसमें दो कोष यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए, ये आपका किसका है? लिथियम का परमाणु है। इसके बाद आ जाएगा आपका सोडियम। सोडियम का करेंगे तो ये आपका इसमें कितने कोष हो जाएंगे? तीन कोष हो जाएंगे। एक कोष है, ये आपका दूसरा कोष है, इसके बाद ये जो है कि आपका तीसरा कोष है। बात समझ में आ रहे हैं? इसी के तरीके से अगर हम पोटेशियम को देखेंगे, इसमें आपका चार कोष आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक कोष ये है, ये दूसरा कोष है, ये आपका तीसरा कोष है, इसके बाद ये आपका जो है कि चौथा कोष है। बात समझ में आ रही है? ये आपका चौथा कोष है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्या यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो परमाणुओं का आकार है वो क्या हो रहा है? देखिए बढ़ रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए इतना छोटा है, एकदम बेचारा बच्चा सा लग रहा है। और सही बात है, हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा ही होता है। सबसे छोटा अगर कोई एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में तो आपका कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ये बेचारा एकदम अपनी छोटे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता है। बात समझ में आ गई ना? ये हमेशा मार खाता रहता है चाहे जहां पे भी रहे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन चाहे जो भी चाहता है ये मार करके इसके छीन लेता है, ये कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि भाई ये क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, प्रकार समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये है, तो ये आपका हाइड्रोजन, इसकी साइज यहाँ पे इतनी बड़ी है। इसके बाद लिथियम हमने देखा तो इसकी साइज और बढ़ गई। इसके बाद हमने ये आपका क्या है? पोटेशियम, सोडियम। ये कौन है? सोडियम है। ये आपका कौन था? पोटेशियम था, ठीक है। अब देखिए इसकी साइज यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पोटेशियम के बाद अगर हम रूबिडियम की बनाएंगे, यहाँ पे एक कोष और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 कोष हो जाएगा। अगले में 6 कोष हो जाएगा, इसके बाद फिर अंतिम वाले में 7 कोष हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? साइज यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अभी हमने यहाँ पे फैक्टर आपको क्या बताया था कि जब साइज बढ़ती है, जब यहाँ पे साइज बढ़ती है, यानी जब परमाणुओं का आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान क्या हो जाता है? भैया घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था बाहरी कोष का, इसमें देखा जाए तो जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है इसमें यहाँ पे है, इसमें देखिए बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा दूर हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा दूर हो गया, इसमें देखिए जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है ये और ज्यादा दूर हो गया। मतलब कि नाभिक से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से दूर जा रहा है। तो जब नाभिक से दूर जा रहा है तो क्या नाभिक का आकर्षण बल उस पर ज्यादा कार्य कर पाएगा? यानी कि नहीं कार्य कर पाएगा। वही अभी हमने जो एग्जांपल दिया था, जो बच्चा आपका तीसरी चौथी बेंच पर बैठा है, क्या हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर उतनी अच्छी से काम करेगा? नहीं काम करेगा। जितने ज्यादा वो पीछे होता जाएगा उस पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है। इसीलिए ये नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जाने के कारण यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है। अभी हमने यहाँ पे फैक्टर बताया था। बात समझ में आ गई ना? यानी एक चीज आपको देखने को समझ में आ रहा है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और परमाणुओं का आकार बढ़ने के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है भैया उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? अगर हम वर्ग में देखें, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग में आपका ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे। वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या है? ऊपर से नीचे, ठीक है ना। जब हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो आपका जो जेड इफेक्टिव है, जो जेड इफेक्टिव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं, इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका घट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका परमाणु आकार है, जो आपका परमाणु आकार है, परमाणु आकार है, इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग वर्ग में जाते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो जो परमाणु आकार होता है वो बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आवर्त की बात करें, आवर्त में जब हम लोग चलेंगे तो परमाणु यानी कि परमाणुओं का आकार बढ़ता है कि घटता है, या फिर आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसका मान बढ़ता है कि घटता है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इस चीज को जरा हम शब्दों में लिख दें ताकि आप लोग अपना नोट्स बनाएं, तो आप लोगों को नोट्स में
आप लिखें इसको, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पढ़ने समझने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम शब्दों में बना करके लिख देते हैं कि कैसे, थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, केवल इसको आपको समझना ही था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, आवेश बढ़ता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार, परमाणु आकार, परमाणु आकार बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है ना। परमाणु आकार बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोश का वो नाभिक से दूर जा रहा है, और नाभिक से दूर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए हम लोग आवर्त की बात करें, अब हम लोग आवर्त की बात करें तो पहले इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आवर्त में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ये कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, या फिर क्या होगा, ठीक है। देखिए जैसे हम एक आवर्त लेकर के चल रहे हैं, जैसे अगर हम दूसरा वाला आवर्त लेकर के चलें, ये आपका क्या हो जाएगा, लिथियम है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बोरान होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इसके बाद फ्लोरीन होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नियान होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर देखें तो 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। अगर हम लिथियम का आकार बनाएंगे क्या हो जाएगा, इसमें 2 कोष होगा, 1 और यहाँ पे 1 2। अब पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बेरिलियम का बनाएंगे, ये आपका किसका है, लिथियम का है, अगर हम बेरिलियम का बनाएंगे इसमें भी कितना कोष होगा, इसमें भी तो 2 ही कोष होगा, इसमें भी तो 2 ही कोष होगा। ये आपकी आकृति थोड़ी सी आपको थोड़ा सा, यानी कि इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पहले वाले में, इसके बाद दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद अगर हम कार्बन की बनाते हैं, इसके बाद हम लोग जो है कि कार्बन की बनाते हैं, इसके बाद हम लोग जो है कि कार्बन की बनाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का बनाते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का बनाते हैं, ठीक ना। इसमें जब हम लोग नाइट्रोजन का बनाते हैं तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ये आपका लिथियम हो गया, ये आपका किसका है, बेरिलियम का है, इसके बाद ये आपका किसका है, आपका बोरान का है, एक किसका है, कार्बन का है, ठीक है ना। 1 मिनट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये आपका किसका था, कार्बन था, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 और यहाँ पे 1 4। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का बनाएंगे, तो हम लोग नाइट्रोजन का बनाएंगे, ये आपका किसका है, नाइट्रोजन का है, ये किसका है, नाइट्रोजन का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और यहाँ पे 1 5। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बनाते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन। अब इसके बाहरी कोष में, यानी कि यहाँ पे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या होता है, 6। इसके बाद हम लोग फ्लोरीन की बनाते हैं, ये आपका किसका था, नाइट्रोजन था, ये आपका किसका था, सॉरी हाँ, ये आपका नाइट्रोजन था, ये आपका किसका था, ऑक्सीजन था। इसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं आपका फ्लोरीन का, ये आपका हो जाएगा देखिए फ्लोरीन का, ये किसका है, यहाँ पे फ्लोरीन का है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद इस वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 7, ठीक है ना। ये हमने 7 का, यानी कि आपका लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक हमने यहाँ पे आकार बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे नियान की तो कोई बात ही नहीं है, आपका क्या है, नोबल गैस है, इसके हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अक्रिय है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे देखने में समझ में आ रहा होगा, आपको एक चीज यहाँ पे देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। यहाँ पे आप जैसे देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, आपकी साइज यहाँ पे क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। हमने साइज छोटी बना ही दिया है,
बात समझ में आई? हमने छोटी यहाँ पे साइज बना ही दिया है ताकि आप लोग को पता लगे कि जब हम लोग क्या करते हैं बाएं से दाएं चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, परमाणुओं का जो आकार होता है ये क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, परमाणुओं का जो आकार होता है वो घटता हुआ चला जाता है। मतलब कि जो लिथियम होगा इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके बाद बेरिलियम का आकार क्या होगा, थोड़ा सा और यानी कि छोटा होगा इससे, बोरान का जो यानी कि साइज होगी आकार होगा इससे छोटा होगा, कार्बन का इससे छोटा होगा, नाइट्रोजन का इससे छोटा होगा, इसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे, इसमें जो साइज होती है बहुत ज्यादा घट जाती है। ये घटती क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, इसमें भी देखिए 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल, मतलब कि सब में यहाँ पे देखिए 2 ही सेल है, 2 ही कोष यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कोष तो यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो अंतिम कोष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपका नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। बात समझ में आ गई ना? तो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करने लग रहा है। ये जो नाभिक का आकर्षण बल है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, तो यहाँ पे इसकी साइज इतनी बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे ये यानी जो नाभिक था यहाँ पे एक ही प्रोटॉन था और यहाँ पे क्या बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे ये जो नाभिक है यहाँ पे आकर्षण बल कम लग रहा था, यानी कि आकर्षण बल कम लग रहा था। यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन और बढ़ गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी और बढ़ गया, तो यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब आकर्षण बल ज्यादा हो गया, क्योंकि ज्यादा प्लस बढ़ रहा है तो ज्यादा माइनस भी बढ़ रहा है, और जितने ज्यादा प्लस और जितने ज्यादा माइनस बढ़ते हैं उसके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है ना? जितने ज्यादा प्लस और जितने ज्यादा माइनस आपस में यानी कि बढ़ते हैं उसमें आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा भैया। बात समझ में आ गया? और यहाँ यानी कि यहाँ तक आते आते आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल जो है वो आपका 2 ही है, लेकिन यहाँ पे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पे 7 प्रोटॉन भी है, ये बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचने के कारण ये जो आपकी फ्लोरीन होती है इसकी साइज क्या होती है, सबसे ज्यादा छोटी हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? सबसे ज्यादा छोटी होने के कारण आप जानते हैं इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है। आप 3 एलिमेंट की बात करेंगे, हम कभी भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा बात करेंगे FON। आप जानते हैं जो फ्लोरीन होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की होती है, इसके बाद क्या होती है, किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, इसकी भी यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी थोड़ी सी देखिए फ्लोरीन से बड़ी है। इसके बाद नाइट्रोजन की देखा जाए तो ऑक्सीजन से भी इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसमें भी है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन से इसमें क्या है, कम है, क्योंकि इसकी साइज क्या है और थोड़ी सी बड़ी है। तो ये यहाँ पे है। अब आप क्या देख रहे हैं, जब हम लोग बाएं से दाएं चल रहे हैं, यानी जब हम लोग आवर्त में चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमाणुओं का जो आकार है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब परमाणुओं का आकार घट रहा है तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हमने यहाँ पे रिलेशन भी बताया था। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको आवर्त में क्या देखना है, आवर्त में यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि परमाणुओं का आकार यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको अपलोड कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा शब्दों में लिख दें ताकि आप लोगों के लिए नोट्स बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए। इसको अपलोड कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए तो हम आपको ये बता दें, इसको थोड़ा सा शब्दों में लिखवा दें ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए देखिए लिख लीजिए थोड़ा सा एक लाइन आप लोग कि आवर्त में क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, दाएं चलने पर आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है, घटता है।
ठीक है ना। तो आवर्त में आपने क्या देखा था, मतलब सॉरी वर्ग में आपने क्या देखा था, मतलब ऊपर से नीचे आपने क्या देखा था कि जब हम लोग वर्ग में चलते हैं तो जो परमाणु आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम आवर्त में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आवर्त में जाने पर जो परमाणुओं का आकार होता है वो क्या होता है, घटता है। परमाणु आकार घटने के कारण यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें आपको बताएं, इसके बाद ये वीडियो भी हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें परिरक्षण प्रभाव भी बताने लगेंगे ये आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम ये जो परिरक्षण प्रभाव है इसको हम लोग अगली टॉपिक में कवर करेंगे, ताकि हम लोग यानी कि जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है और दिक्कत होती है हमारे लिए। इसीलिए हम इसको अलग वीडियो में जो कि कवर कराएंगे, लेकिन आपको कवर कराएंगे ही कराएंगे, तभी हम लोग आगे चलेंगे परमाणु त्रिज्या पर, नहीं तो आपके परमाणु त्रिज्या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक यानी कि कुछ बातें हम इसमें और बताना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। यानी कि अगर हम दोनों को समराइज करना चाहें, दोनों को अगर हम समराइज करना चाहें आवर्त में और वर्ग में, तो अगर हम पहले वर्ग की बात करेंगे, पहले हम वर्ग में बात करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आवर्त में बात करेंगे, आवर्त में बात करेंगे। वर्ग का मतलब यहां पे क्या है, ऊपर से नीचे, और आवर्त का मतलब यहां पे क्या है, बाएं से दाएं। यानी कि वर्ग में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जो वर्ग होता है, वर्ग में जो जेड इफेक्टिव होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, घटता है। लेकिन आवर्त में जो जेड इफेक्टिव होता है इसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्या होता है इसका रीजन, ये भी हमने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज था, इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर इसमें अभी भी कोई समस्या है, या फिर कहीं भी कोई समस्या इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोगों को आपकी समस्याओं का उस हल जो है कि निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।